नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, चुनाव के जंगल में उठी हुई हवाएं अब शांत हो रही हैं। विश्वास मत के समय ठंडी और गर्म हवा चली। मैं आशा कर रहा हूं कि वे भी अब मंद हो रही हैं। आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, बहुत कुछ कहा सुना गया। मैं यह अपेक्षा करता हूं कि अब थोड़े शांत और शालीन वातावरण में मान्यवर राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर एक रचनात्मक चर्चा हो। मैं यह चर्चा प्रारंभ कर रहा हूँ। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सबसे बड़ा जोर इस बात पर दिया गया है जो आज की आवश्यकता है। बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों की आवश्यकता है कि सहयोग, मेल मिलाप और सहमति के द्वारा देश की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यहाँ चर्चा हुई और उस चर्चा में यह बात कहने, उठाने और साबित करने की कोशिश की गई कि जनमत, जनता का आदेश, जनादेश किसके साथ है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के कारण भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जनादेश दिया है, यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही कि यदि 2/3 बहुमत भी हो तो भी देश का शासन चलाने के लिए मेल मिलाप, सहयोग और सहमति की राजनीति की आवश्यकता है। उन्होंने 2 बातों पर गंभीरता से विचार किया। एक, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और मित्र दलों का गठबंधन सबसे शक्तिशाली गठबंधन था। लेकिन एक और विशेषता थी कि यह गठबंधन चुनाव के पूर्व हुआ था, चुनाव के बाद नहीं। हम इस गठबंधन को लेकर मतदाता के पास गए थे। चुनाव के पूर्व जो गठबंधन होते हैं उनमें विचारों की समानता होती है। इसलिए राष्ट्रपति महोदय ने चुनाव के पूर्व गठबंधन के तथ्य को अधिमान दिया और हमें सरकार बनाने के लिए बुलाया। चुनाव में हम जनता के सामने 2 प्रमुख लक्ष्य लेकर गए थे। एक, देश को राजनीतिक स्थिरता देना और दूसरा, देश को स्वच्छ शासन और प्रशासन देना। यह गठबंधन चुनाव के पूर्व था, इसलिए यह कहना गलत होगा कि यह गठबंधन केवल सत्ता के लिए था। लोकतंत्र में सत्ता में भागीदारी स्वाभाविक है, आवश्यक है, लेकिन चुनाव पूर्व गठबंधन में और चुनाव के बाद के गठबंधन में जो गुणात्मक परिवर्तन है उसको समझा जाना चाहिए। राष्ट्रपति महोदय ने समझा और उन्होंने हमें सरकार बनाने के लिए बुलाया। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश होने जा रहा है, इसलिए मैं सदन में रहना चाहता हूँ। मुझे रहना भी चाहिए, लेकिन इसी समय राज्यसभा में भी धन्यवाद का प्रस्ताव लिया जा रहा है। इसके साथ साथ एक विदेशी मेहमान भी आए हुए हैं जिनका कार्यक्रम पूर्व निश्चित था और उनसे मुझे अभी 12:30 बजे मुलाकात करनी है। अगर चर्चा आरंभ हो रही है तो मैं इस समय यहाँ उपस्थित हूँ, लेकिन अगर राज्यसभा में मेरी मांग होगी तो मुझे राज्यसभा में भी जाना पड़ेगा। मैं सदन से सहयोग की आशा करता हूँ
और आपसे अनुमति चाहता हूँ कि मुझे दोनों सदनों में समय बांटकर काम निकालने की इजाज़त दी जाए। सभापति महोदय, मैं अपने वरिष्ठ मित्र श्री बलराम जाखड़ का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इस सदन के अनुभवी सदस्य हैं। उन्होंने तमाम सकारात्मक पहलुओं को उठाया है, तमाम सकारात्मक पहलू उठाए हैं। जब वे सकारात्मक पहलू उठा रहे थे तो सत्ता पक्ष में भी मेजें थपथपाई जा रही थीं। उन्होंने सकारात्मक बिंदुओं का स्वागत हो रहा था। सदन इस परंपरा से अगर चलेगा तो निश्चित ही यह सरकार, जो बहुमत की सरकार है, एक सर्वानुमति की सरकार बन सकती है और देश को सर्वानुमति का संदेश दे सकती है। इसमें एक बहुत अच्छी बात शामिल की गई है। मैं तमाम बातों पर नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि समय कम है कि हम पिछड़ी जातियों के बारे में, पिछड़े व्यक्तियों के बारे में पिछले 40 सालों में चिंता करते रहे हैं। उनके लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह एक अच्छा कदम था, प्रशंसनीय कदम था, लेकिन उन क्षेत्रों की जो प्राकृतिक कारणों से, नैसर्गिक कारणों से, भौगोलिक कारणों से मुख्य धारा में नहीं आ पाए, पहचान करने का काम जो पिछली सरकारों को करना चाहिए था, यदि वह किया गया होता तो जैसा मणिपुर की माननीय सदस्या अभी बोल रही थीं, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही थीं, उन्हें इस पीड़ा को व्यक्त करने का अवसर न आता। सभापति महोदय, जो अलग प्रांतों की मांग की जा रही है, चाहे वह वनांचल की हो या उत्तरांचल की मांग हो, जिसको देने का वायदा इस सरकार ने किया है, वह मांग जायज़ इसलिए हो जाती है क्योंकि पिछले 40 सालों में उस क्षेत्र का अध्ययन नहीं किया गया। अगर उन क्षेत्रों की ज़रूरतों का अध्ययन करते हुए उन्हें पिछड़ा करार दिया गया होता और तदनुसार उनके विकास के लिए योजनाएं बनाई गई होती तो 40 वर्षों में वे मुख्य धारा में आ गए होते। तब कोई कारण नहीं था कि कोई अलग प्रांत की मांग करता, अलग घर की मांग करता। अलग घर की मांग तभी कोई करता है जब उसके पूरे घर में न्याय नहीं होता, समानता नहीं बरती जाती। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह समस्या केवल प्रांतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रों में भी है। हमारे कई मित्र, चाहे वे प्रतिपक्ष के ही क्यों ना हों, वे भी सहमत होंगे। सभी संसदीय क्षेत्र समान रूप से प्रगति नहीं कर रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूँ, वह पूरी तरह से गांव का क्षेत्र है। पूरे संसदीय क्षेत्र में केवल एक नगर पालिका है और वह भी तृतीय श्रेणी की। पूरा क्षेत्र गांव का है। ऐसे कितने क्षेत्र होंगे? जब यहाँ से प्रत्येक संसदीय क्षेत्र को 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, वह विकसित क्षेत्रों को भी दिया जाता है। जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनको भी दिया जाता है। अगर इससे पहले यह पहचान की जाए, पता लगाया जाए कि कौन सा क्षेत्र किस मामले में पिछड़ा है, क्या वहाँ औद्योगिक पिछड़ापन है या शैक्षिक पिछड़ापन है, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, कृषि के क्षेत्र में पिछड़े हैं, किस किस मामले में पिछड़े हैं, अगर इसका अध्ययन किया जाएगा तो देश को समान प्रगति के जो अवसर मिलेंगे उनमें वे क्षेत्र भी लाभान्वित होंगे जिनमें विकास की किरणें अभी तक नहीं पहुंची हैं। मैं स्वयं मध्य प्रदेश में
छिंदवाड़ा जिले के एक गांव को जानता हूँ जो गहराई में बसा हुआ है और जहाँ सूरज की किरणें भी नहीं पहुँचती हैं। स्टॉप।